अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में सियासत और मईशत बराह रास्त जुड़ गए हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर असरअंदाज हो रहा है। इसी सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा जो है वो किया। वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और जल्द दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। उनकी सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई। अल-सुफ़ा पैलेस में होने वाली इस मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात को सराहा गया है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, जिसके हवाले से हर शख्स को इंतज़ार था कि उस मामले पर क्या ख़बर आएगी, सऊदी अरब कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में कर सकता है। हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए और इस एलामिया के मुताबिक अब तकरीबन $5 अरब की सरमायाकारी का जो पहला मरहला है उसको जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इआदा किया गया है। इस हवाले से कोई टेंजिबल जो है वो ऐलानात या मुआहदे, क्योंकि ये एक बायलैटरल विजिट नहीं था, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की दाखिली सियासत और सियासत में होने वाली मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट की राह में आड़े आ सकती हैं। इस हवाले से आपको मालूम है कि सेनेट इंतखाबात, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। उसके हवाले से ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेगी। और इसमें सवाल ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस इस बुनियाद पर नहीं हो सकते कि वहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक हल्फ नहीं ले पाई, मखसूस नशिस्तें सेटल नहीं हुई, तो फिर जो है वो सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब सेनेट के अराकीन और हाउस मुकम्मल हुए बगैर किस तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट करने जा रही है। साथ ही उन्होंने जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया है इन इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और अदालती मंजरनामे से जुड़ी एक और बहुत अहम खबर आज सामने आई। जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यून जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जो है वो दर्ज की गई है और ये कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और उन्होंने दीगर जजेस को साथ मिलाकर रियासती मफादात जो है उसको जद पहुँचाने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्या वाकई मोहसिन अख्तर कियानी साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं? और आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकी आमेज़ खतूत लिखे गए थे। इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई कि लिखने वाले जो खातून के नाम से 3 मुख्तलिफ ख़वातीन के नाम से खतूत लिखने वाला शख्स जो है वो एक ही है, एक ही शख्स है जिसने वो मशकूक जहरीला पाउडर जो है मवाद वो उसमें ख़रीद कर डाला। अब उस शख्स की तलाश जारी है। इस हवाले से भी पेशरफ्त सामने आई और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सरतोड़ जब कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में कामयाबियाँ मिलें। पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ एक तवीलुल मुद्दती कर्ज़ प्रोग्राम उस तक पहुँच जाए और पाकिस्तान की और पाकिस्तान को मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स मिलें। ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की तरफ से और वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से फ़ैसला ये किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन को 4 से 5 इजाफ़ी तनख्वाहें बतौर बोनस जो हैं वो दी जाएंगी। एक इनाम प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। क्या इस किस्म के इक़दामात पाकिस्तान की IMF के साथ एक तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम में खलल डाल सकते हैं? जब 23% शरह सूद के ऊपर ये पैसा जो है वो बैंकों से लेकर दिया जाएगा बतौर इजाफ़ी तनख्वाहें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, मईशत के मामलात को शहबाज राना साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, और सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए। आगाज़ क्योंकि ये मईशत के हवाले से मैंने किया तो मैं पहले शहबाज राना साहब के पास जाऊँगा। राना साहब, ज़रा समझाइएगा कि सऊदी अरब का जो दौरा है उसके हवाले से सबको मालूम है कि ये नज़रें लगी हुई थी हर शख्स की पाकिस्तान में कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना पहला बैरूनी दौरा करेंगे तो जो $100 अरब का टारगेट रखा गया है कि 5 साल में SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो अभी तक जो खबर सामने आई है, एलामिया सामने आया, उसमें $5 अरब के पहले फ़ेज़ का तस्करा है और उसको भी जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इरादा है।
तो एग्जैक्टली यही था जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही सामने आएगा आउटकम, या हम उम्मीद कुछ और लेकर गए थे और शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हुई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बजाय के कोई नई अनाउंसमेंट्स होती, बहुत सारे एमओयूज ऑलरेडी साइंड हैं। बहुत सारे राना राना एहसान अफजल साहब, मेरा मेरा सवाल शहबाज राना साहब की तरफ डायरेक्टेड था। आई एम सॉरी, मेरे पास आज जो है वो प्रोग्राम में एक ही इलाके से दो शख्सियात मौजूद हैं, दोनों का जो है नाम वो राना के साथ शुरू होता है। सवाल जो है वो शहबाज राना से है। राना साहब। हाँ जरूर। साहब, राना एहसान अफजल को जवाब देने थे पहले। एक तो हमारे सीनियर भी है, आप एग्जेक्टिव का हिस्सा भी हैं, तो प्रोटोकॉल में इनसे जवाब ले लें पहले, चले बाद में जवाब। चले शहबाज राना साहब ने भी जो है वो गेंद आपके कोर्ट में फेंक दी है। तो एहसान अफजल साहब, यही था एक्सपेक्टेड कि हम पहले दौरे में यानी कि पूरा जो बयानात भी थे, जो कैंपेन के दौरान वादे थे, जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें हमेशा ये बताया गया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, चीन, ये वो ममालिक हैं जिनको अप्रोच किया जाएगा और यहाँ से एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। कार सरकार तभी चल सकता है जब कार मईशत चलेगा, तो उसकी तरफ आप समझते हैं कि ये प्रोग्रेस इनफ है? लेकिन सबसे पहले तो एक पुराना ट्रेडिशन बरकरार रखते हुए पहला जो विजिट है वो अपने सऊदी भाई, अपने दोस्त ममालिक की तरफ ही हुआ और उधर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। देखें, बहुत सारा इंटरेस्ट ऑलरेडी सऊदीज जो हैं वो शो कर चुके हैं, बहुत सारे एमओयू साइन हो चुके हैं, उस पर बहुत सारा काम पाकिस्तान की साइड ने करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक स्टार्ट है और उनका इंटरेस्ट रिफाइनरी में भी है, गवादर के अंदर उनका इंटरेस्ट रिकोटेक में भी है, सोलराइजेशन में भी है, और जो सऊदी फंड है उसने बहुत सारे शोबों के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये वक्त आने के साथ साथ इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की सूरत में पाकिस्तान में आते हुए नजर आएगा, बजाय के नए ऐलानात होते। पहले ही पुराने बहुत सारे ऐलानात ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ये हुकूमत काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है, और हम पुरुमीद हैं कि उनके ऊपर जल्द काम होगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें सऊदी गवर्नमेंट के साथ हमारी चल रही हैं। उन्होंने हमारे रिजर्व्स में जो है डिपॉजिट्स रखवाए हुए हैं, उनके रोल ओवर हैं, बाकी और दीगर मामलात हैं। सबसे बड़ा डायस्पोरा पाकिस्तानी जो है ओवरसीज सऊदी अरेबिया में काम करता है, तो सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल टाइज बड़े हमारे तगड़े हैं, और उनको रीअफर्म करना और ये स्टार्ट ही प्राइम मिनिस्टर के पहले दौरे का सऊदी अरेबिया को की तरफ जाना, ये शो करता है कि हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। हमारे ताल्लुकात तो तगड़े हैं, लेकिन आपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की बात की जिसको चेयर करते हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो बेसिकली जो सऊदी सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके हवाले से खबरें तो गुज़श्ता 48 घंटों में आपने फॉलो की होंगी। जो नियोम शहर है उसके हवाले से और जो विजन 2030 है उसके हवाले से भी वो इस वक्त उनके यहाँ एक रिस्ट्रेंट मौजूद है उसके लिए फंडिंग फराहम करने के हवाले से, क्योंकि आरामको जो है उसके प्रॉफिट्स में बड़ा मैसिव किस्म का तकरीबन 25% का डिप आया साल 2023 में। साल 2022 उनका बड़ा एक बेहतरीन साल था, और सऊदी अरब खुद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है। $100 अरब का टारगेट मोहम्मद बिन सलमान ने रखा था, जो $81 अरब से मिस किया गया है। वो खुद सिर्फ $19 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ले पाए हैं। तो क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के जो ताल्लुकात की नौयत है, आप समझते हैं कि वो कन्विंस कर पाएंगे मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि सारे डिसीजंस उन्होंने ही लेने हैं, कि वो पाकिस्तान में बावजूद इसके कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, ये इंटरेस्ट तो वो शो कर चुके हैं ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बजाय के वो नए ऐलानात होते, पहले ही उनके बहुत सारे इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, उनके ऊपर एमओयूज भी साइन हो चुके हैं, बहुत सारा काम हमारी साइड पे होना है। मैंने आपको रिकोडेक का जिक्र किया, उसके अलावा एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर बातचीत अभी चल रही है, वो देखें आगे किस तरह बढ़ता है। फिर एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने उनका इंटरेस्ट है कि वो यहाँ अपनी फूड सिक्योरिटी को पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर करके वो फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। तो बहुत सारे ऑलरेडी इंटरेस्ट उनके हैं जिनके ऊपर काम जारी है।
सही। राणा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड बिफोर आई गो ऑन टू शहबाज राना, अब मैं ज़रा पहले हुमायूं मोहम्मद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका, वो जल्द जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। एलामिया भी सामने आ गया, $5 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया गया है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ी हुई है, और सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो इस वक्त प्रैक्टिकली जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप किस तरीके से देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे को, और $100 अरब का हमने 5 साल का टारगेट रखा है, क्या SIFC के प्लेटफॉर्म से हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएंगे, उसकी बिगनिंग आगाज़ आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आपकी टैंकी के अंदर लीकेज हो रहा हो तो आप उसके अंदर जितने मर्जी टैंकर बुलवा के डाल देंगे, आपकी टैंकी खाली होती रहेगी। सही तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो लीकेजेस हैं उनको हमने स्टॉप करना है। इसके साथ साथ फिर हमने देखना है कि हमने अपने यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसे लानी है। बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। और जो मुझे मालूम है, पाकिस्तान हेटी से भी नीचे चला गया है रैंकिंग में। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लोग और सतह गुर्बत से नीचे गिर गए। ये याद रहे कि ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट PDM की जो गवर्नमेंट आई थी आज से कोई 2 साल पहले, ये आई थी कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। उस वक्त याद रखिए, उस वक्त 6.1 पे थी, और उस पर जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, एग्रीकल्चर है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, वो सब रिकॉर्ड हाइज पे थे। अच्छा, इन लोगों के आने के बाद आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक सुनहरा दौर आता है। इनके आने के बाद एक काला दौर आ गया। उस काले दौर में मंफी में चले गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 या 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सख्त क्राइसिस में है। मेरे ख्याल में 98 में थे, 2008 में था, और एक अभी आ रहा है जो उन सबसे ज्यादा बड़ा जल्जला या उससे ज्यादा बड़ी एक किस्म की बहरान में आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग पैसे लेकर आएंगे, जरूर लेकर आए, 100 बिस्मिल्लाह लेकर आए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपकी यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, पहले तो वो लोग खुद भी नहीं आएंगे। वो लोग कभी इस लिहाज से नहीं करेंगे। देखिए, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ, मैं उस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मुझे पता है स्टेबिलिटी होगी। जब इतनी बड़ी इनस्टेबिलिटी है, जब लोग कह रहे हैं इतने ज्यादा, और उनको भी पता है, और इन सारे इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल वो क्या कह सकते हैं ऑब्जर्वर्स थे, जितने भी नेशनल ऑब्जर्वर्स थे, जितने भी लोकल ऑब्जर्वर्स थे, उन सब ने कहा हुआ है कि इससे ज्यादा बड़ी धांधली पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुई। मतलब ये अखीर हो गई है। इससे ज्यादा यही हो सकता है कि आप बिल्कुल ही ये डेमोक्रेसी खत्म करके आप ऑटोक्रेसी ले आए या आप डिक्टेटरशिप ले आए, वो इससे बड़ी हो सकती है। या फिर इससे बड़ी एक चीज हो सकती है जो 1981 में हुआ था कि आप 1984 में कि नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे आप इलेक्शन करा लें, और हर वो बंदा जो के पैसों वाला हो या जो कि रिश्वत जो जान पहचान वाला उसको ले आए पॉलिटिक्स में। ये तो काम हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं होगा। सही। I'll come back to you political aspects। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर ईद के बाद प्लान कर रही है, और आप लोगों ने आज यू आर वन ऑफ द सिग्नेटरीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने रुजू किया है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के। शहबाज राना साहब, आपके जहन में बेंचमार्क यही था जो आज एलामिये में सामने आया है कि $5 अरब के मालियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया जाएगा, या आपका बेंचमार्क ये था कि आप इस दौरे को या हुकूमत की जो ओपनिंग है
उसको आप कामयाब समझते? अगर 5 अरब डॉलर आ ही जाता, 10 अरब डॉलर जो है उसके हवाले से प्रैक्टिकल फेज़ का आगाज़ हो जाता है बजाय अज़्म के अयादे के। रेकोडेक के हवाले से, PPL के हवाले से, पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बातें तो बहुत चल रही थी। तो हाउ डू यू असेस या हाउ डू यू गेज, कैसा रहा ये दौरा आपके ख्याल में? देखिए साहब, ये जो पहला दौरा था और जिस माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं, ये मुझे एज सच कोई बिजनेस जो सेशन है वो नहीं लग रहा था। एक ओपनिंग मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर की, एक कर्टेसी होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी की कि ये प्रायोरिटी है कि आप सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो भी राना साहब भी बता रहे थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक दौरा था। बाकी इनकी जो वन टू वन मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर की और मोहम्मद बिन सलमान की, और उसके अलावा जो ग्रुप मीटिंग भी हुई है। और मतलब वो गैदरिंग ऐसी नहीं थी जहां पे मेरे ख्याल में आप इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते थे कि बहुत बड़े को फाइनेंशियल पैकेज की। 2-3 चीजें इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक तो पहले ही सऊदीज जो है उन्होंने कोई 5 अरब डॉलर का कैश डिपॉजिट पाकिस्तान को दिया हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर का जो रोल ओवर है वो हमें जुलाई में चाहिए और 3 अरब डॉलर का हर साल दिसंबर में होता है। तो वो जो जुलाई वाला रोल ओवर है उसकी तो बात हो सकती है कि जी आप उसको आगे एक्सटेंड कर दें, हम वापस नहीं कर सकते। नया जो कोई कैश डिपॉजिट है वो फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, जब उनकी हमारे साथ पहली मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था द ईरा ऑफ टेकिंग कैश डिपॉजिट्स इज ओवर। तो वो उस साइड पे तो बात होती नजर नहीं आ रही। जहां तक इनकी सरमायाकारी की जो एक प्रपोजल है, ये आपको याद होगा अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात गए, सऊदी अरेबिया गए, तो ये तब से चीजें चल रही हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने जो रेकोडेक की जो कुछ उसका जो शेयर था 10% उसको डाइल्यूट करने की जो उनकी ओरिजिनल डेडलाइन थी वो दिसंबर 2023 थी, फिर रिवाइज डेडलाइन मार्च 2024 थी। अभी आपको राना साहब इस चीज को बेहतर बता सकते हैं। अब तो इस प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है वही कंप्लीट जाके होनी है कोई दिसंबर 2024 में, और एक इंडिपेंडेंट एक एवेल्युएशन तो आई हुई है इसकी, या वो इन प्रोसेस है। उसकी एवेल्युएशन में हमारी जो आस्किंग प्राइस है और उनकी जो प्राइस है उसमें काफी फर्क है। तो इस हद तक एहसान साहब की बात ठीक है कि बजाय नए कुछ आप चीजें एक्सपेक्ट करें और आप जो पहली चीजें वही मटेरियलाइज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कल के अखबारात में भी शायद आप देखेंगे ये शायद लीड लग जाए या सुपर लीड लग जाए कि 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। एक्चुअली अभी इसमें इन चीजों में टाइम है। तो योर क्वेश्चन कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन किससे ज्यादा है कम है, उतना ही है। मेरे इस विजिट से मेरी को बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान नहीं थी। नहीं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, आप ही की खबरें जो है उनको मैं कोट करते हुए बता रहा हूँ कि 26 से गालिबन 30 अरब डॉलर बाय नवंबर हमें चाहिए, और इसमें अभी एक शॉर्टफॉल भी मौजूद है। हमने IMF के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की तरफ भी जाना है, हम इन्वेस्टमेंट की मद में भी पैसे जो हैं वो सीख कर रहे हैं, हम रेमिटेंसेस बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारा ये भी फोकस हो कि समहाउ अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बढ़ा दिया जाए। तो उसमें वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जो है वो ये था, और इसमें जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं कि उस तरीके से नहीं आई। हमारा ये शॉर्टफॉल, ये गैप, ये ब्रिज कैसे होगा? हुकूमत किस तरफ देख रही है आपके ख्याल में? देखिए, जहां तक ये फाइनेंसिंग गैप की बात है, नवंबर की ऐसी बात नहीं है। ये जो गैप होता है और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये पूरे माली साल की होती है, और उसके अंदर फिर उसको असेस करते हो कि पहले हाफ में कितना चाहिए और दूसरे हाफ में आपको कितना चाहिए। इस माली साल में तो इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जो जून तक खत्म हो रहा है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम था, बाय एंड लार्ज मामला चलते रहे, रिजर्व्स आपके लो भी थे, लेकिन आप डिफॉल्ट वाली सूरत हाल में नहीं है। अगला जो IMF का प्रोग्राम है वो मई में नेगोशिएट होना शुरू हो जाएगा। कुछ इब्तदाई बातचीत शायद अगले हफ्ते हो जाए, जब फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे जाएंगे, उसके बाद मिशन आएगा और सारी डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस प्रोग्राम की जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान होंगी, जिसमें अगेन 12 से 14 अरब डॉलर के तो रोल ओवर्स ही होते हैं पुराने कर्जों के। बाकी कुछ आपको करंट अकाउंट खसारा ब्रिज करना होता है, कोई 8 से 10 अरब डॉलर आपको चाहिए होता है, वो जो आपने कर्जा वापस करना ही करना है। तो जब नया प्रोग्राम साइन होगा उसके दौरान ये रिक्वायरमेंट्स भी एक्चुअली असेस होंगी और जो गैप होगा उसको फुलफिल करने की भी बात होगी। इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल
अगर राणा साहब सही, मुझे जो correct लॉन्ग करें, टर्म प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं शहबाज, मुझे बताएं, ये जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है इजाफी तनख्वाहों वाली, इस किस्म की खबरों की मौजूदगी में हमें क्या मुश्किल आ सकती है IMF के साथ नेगोशिएट करने में? वो हमें अखराजात कम करने का और जो प्लान ऑफ एक्शन वो बता रहे हैं, क्या ये उससे मुताबिकत रखता है ये? देखिए IMF तो बहुत बात की बात है ना। ये जो हुकूमत ने अपनी आवाम के साथ कर दिया है, मेरा ख्याल पहले तो इसके ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि ये कैसी वज़ीर आज़म साहब की कफ़ायत शारी की जो है ये एक मुहिम है, ये कैसा उनका एक अपना जो बजट टाइट करना, अपना बेल्ट को टाइट करना, ये कैसा फैसला है उनका, और ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं प्राइवेट सेक्टर से जिन्होंने वो काम करना था जो माजी से मुख्तलिफ था। पहले तो ये हमें जवाब दिलो, और किस मुंह से हमें वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं मुश्किल फैसले लेने, और एक दफा फिर आपको सख्त जो आजमाइश है उससे गुजरना पड़ेगा। इस एक फैसले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की मॉरल अथॉरिटी टू आस्क पीपल टू सैक्रिफाइस वो जीरो हो गई है। ईसा फ्रैंकली मुझे जितनी डिसअपॉइंटमेंट इस फैसले से हुई है इस हुकूमत के पहले महीने में, सही, मुझे इस पर जरा जवाब राना साहब, मुझे इस पर जवाब लेने दें। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अब राना एहसान अफजल साहब, ये शहबाज राना साहब कुछ फरमा रहे हैं, आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी ज़ीरो हो गई है क्रेडिबिलिटी, ये आप किस तरीके के फैसले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, देखें बात ये है, ये किस वजह से किया गया, बहरहाल ये इसके अंदर मेरे ख्याल से ये पिछले जो केयर टेकर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अप्रूव की थी, आपने उसमें इजाफा कर दिया है। लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट इसकी वजूहात नहीं है कि किस वजह से ये जो गालिबन उन्होंने 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की 3 तनख्वाहें, इजाफी तनख्वाहें अप्रूव की थी। आपने 17 से 21 ग्रेड तक की 4 तनख्वाहें और उन जो पहले वाली हैं उनको भी अप्रूवल दे दिया, उसमें भी एक इजाफी तनख्वाह कर दी। कुल जो बोनस है या जो इनाम प्रोग्राम है वो 5 इजाफी तनख्वाहों पर चला गया। देखें इसकी एग्जैक्ट वजूहात क्या हैं, और ये मेरे ख्याल से ट्रेडिशनली इस तरह चलता आ रहा है कि जो PM ऑफिस में होते हैं उनको इस तरह के ऑनरेरियम दिए जाते हैं, तो शायद उस ट्रेडिशन को बरकरार रखा गया है। और अच्छा ये मैं आपके पास वापस आता हूँ कि ये जाजिया देना या इस तरीके से पैसे देना, क्या ये रिवायत है? हुमायूं मोमिन साहब, जिस वक्त आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी, खान साहब इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त भी एक कफ़ायत शुआरी मुहिम जो है वो शुरू की गई थी। वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात कट करने के लिए ये किया जाएगा, फिर वो कुछ अशिया जो हैं उनकी फ़रोख्त के हवाले से भी बात हुई थी। ये आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस डेवलपमेंट, जिस तरह शहबाज राना कह रहे हैं, और उसको गालिबन मुझे तो लग रहा है कि सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे एहसान अफजल साहब। सर जी, एहसान अफजल साहब अच्छे आदमी हैं, आप इनको क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, इसका जवाब बनता ही नहीं है। इसका सिंपल एक जवाब होता था कि आई एम सॉरी, ये चीज बाकी नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। तो वाह भी हो जाती, सब हो जाती। देखिए बात इस तरह है कि कफायत शायरी का मतलब है आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट करना है। सही। आप अगर देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम के अंदर जो सेनेटर्स की ट्रिप्स थे, जो पार्लिमानी ट्रिप्स थे, वो सारे कम हुए। आपने देखा है कि इमरान खान जब ट्रैवल करता था वो किसी 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल में नहीं ठहरता था, वो पाकिस्तान के एम्बेसी में भी रहा है। आपने देखा है कि जब इनको आपस में एक किस्म का जब आपस में मिलाया है बिटवीन इमरान खान कॉस्ट while he was prime minister and any other prime minister while they were prime minister, उसमें एक significant difference है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैं अपनी जेब से अखराजात अदा करता हूँ, और इस मरतबा तो वो गए भी कमर्शियल फ्लाइट में। देखिए जी, इस दफा गए हैं, आप इनके पहले कर्ज देखें, और ये 30 बंदों को साथ लेकर गए हैं, सब चीजों को ला कर गए। इतने बंदे ले जाने की जरूरत क्या होती है? 30-40 लोगों को लेकर जाने की जरूरत क्या होती है? अगर आप वो उनको कह रहे हैं कि भाई वो अपने टिकट ले रहे, मुझे नहीं मालूम कि वो अपने टिकट ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन असल बात यह है कि मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्या कमाल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो ब्यूरोक्रेसी के आप उनको 5 इजाफी टोटल मिला के 6-7 महीनों की 3 और बाकी के अभी आते हुए 1 महीना नहीं हुआ और उसमें 2,
मतलब इन्होंने क्या कमाल किए कि जो बाकी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, इन्होंने क्या कमाल किया जो बाकी स्कूल टीचर्स ने या डॉक्टर्स ने नहीं किया, इन्होंने क्या कमाल किया जो किसी और ने नहीं किया। भाई अगर आपने देना ही है, इजाफी देना है, तो आप उन लोगों को दे जिनके घरों में शहादतें हुई हैं। अगर आपने ये सारी चीजें देनी है तो उन लोगों को दे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में तो इन लोगों ने जो ट्रेडिशन छोड़ी है पिछले 20-25 साल में, सारी गलत ट्रेडिशन छोड़ी हैं। अब आप उन गलत ट्रेडिशन को करने शुरू करें। इन्हीं चीजों के ही तो खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई थी। इन्हीं गलत ट्रेडिशन के खिलाफ ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्पेस बनाया था। यही वो गलत ट्रेडिशन थे जिसने लोगों को गलत आदतें डाल दिए, उनको खाने पीने की और इस किस्म की चीजों की आदतें डाल दी हैं। यही वो ट्रेडिशंस हैं जिससे पाकिस्तान को हटना चाहिए। देखिए वर्ल्ड बैंक वाले क्या करते हैं, वो बेसिकली एक बैंक है, वो आपको कहते हैं यार मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं, लेकिन तुम अपनी इनकम बढ़ाओ, तुम्हारी इनकम 2 रुपए, तुम उस 2 रुपए से बढ़ा के कम से कम 4 रुपए करो, और जो तुम्हारे एक्सपेंसेस है जो 8 रुपए है उनको कम करके 2 रुपए करो, ताकि तुम्हारे एक्सपेंसेस और तुम्हारी जो इनकम है वो आपस में करीब आ जाए। ये चीजें जब आप नहीं करोगे तो फिर हमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक है। शहबाज राना साहब, राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से आज फिर खबर आई कि तश्कील 9 कर दी गई है। ये जो आफ्टर थाट्स हैं या सेकेंड थाट्स हैं, ये क्यों हुकूमत को बार बार आ रही हैं? मुख्तलिफ कमेटियों में रद्दोबदल और पैटर्न्स जो हैं वो किस किस्म के डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मंजरनामे पर, साथ के साथ अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शहबाज राना साहब, आज खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। हमने देखा कि चाहे मुश्तरका मफादात काउंसिल हो, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कमेटी, उसमें कभी एक वज़ीर को रखा जाता है, कभी हटा दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं सरबराही करूँगा, फिर सरबराही किसी कमेटी की जो है वो वज़ीर ख़जाना को दे दी जाती है। ये क्या कोई एतमाद का फुकदान है, फ़ैसला साजी का मसला है? दो ऐसे मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उनको मुस्लिम लीग नून ओन नहीं करना चाह रही, मोहसिन नकवी साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। एग्जैक्टली क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, या आपकी खबर क्या है, ये मसला क्या आ रहा है? इसका थोड़ा सा आज की स्टोरी कर दें कि आज कौन सी इन्होंने तश्कील 9 किया, क्या मेंबरशिप में चेंज किया आज? राना तनवीर हुसैन साहब को जो है वो ऐड किया गया है, एक मेंबर जो है उसका इजाफा कर दिया गया है, मेंबरान की तादाद जो है वो 6 से बढ़ के उनको 7 कर दिया गया है। ये हुआ है। नहीं, ये तो देखिए, जब मैंने पहली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की स्टोरी की थी तो अब मैंने अपनी स्टोरी में पॉइंट आउट किया था कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसको नहीं डाला गया और उसका होना चाहिए। ये तो ठीक किया इन्होंने। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर के बगैर कैसे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो चल सकती है? तो दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। इन्होंने जो गलती की थी उसको करेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल इशू है उसमें अगर आप देखें तो वो जैसे इन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली थी, वो वापस फिर औरंगजेब साहब को दी जब मैंने स्टोरी की। तो उसके अलावा अभी भी 2 ऐसी कमेटीज हैं जो ट्रेडिशनली फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास थी, अब इनके पास नहीं है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, वो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं है, वो इसहाक डार साहब के पास है, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वायदे होते हैं, अगर सऊदी अरब के साथ हमारा कोई वायदा डायरेक्ट होता है या उसके साथ होता है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, उसकी जो सरबराही है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं है, वो भी इन्होंने वजीर दिफा को दे दी है। तो इससे लग ये रहा है कि कोई एक्सेप्टेबिलिटी के बड़े कोई संजीदा किस्म के जो मसाइल हैं
वो है इस वक्त आपकी जो नून लीग के अंदर मोहम्मद औरंगजेब साहब को। मुझे तो लग रहा है वो बेचारे अब शायद पछता ना रहे हो कि मैंने अपनी नेशनैलिटी क्यों छोड़ दी, जो इन्होंने मेरा हाल कर दिया आते ही। ऊपर से उनसे वो 4 से 5 तनख्वाहों का वो जो तनख्वाहें तो नहीं, उनको एजाजिए जो है उसका भी फैसला करवा लिया। मैं उसमें एक चीज करेक्ट कर दूं, ऐसी कोई रवायत नहीं है कि आपने इस किस्म के एजाजिए है लाजमी देने। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन होती है, कभी कभार इस्तेमाल होती है। अब एक रिवाज बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो फैसला था कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, मैं सिर्फ राना एहसान साहब की खिदमत में अर्ज करूं, उस वक्त जब मुझे पता चला कि मारुल हक काकड़ साहब ने इस तरह का फैसला किया, 3 तनख्वाहें जो है वो एजाजिए में ग्रेड 21 से 22 के तमाम मुलाजिमीन को, अफसरान को देने का फैसला किया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में राब्ता किया वर्जन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा बताया गया कि वो स्टोरी कर रहे हो, आपसे वर्जन मांग रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे वर्जन जो उन्होंने कन्वे करवाया, खुद डायरेक्ट तो नहीं दिया निगरान वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा जी कि हम 17 से 22 का खत्म कर रहे हैं और सिर्फ 1 से 16 का देंगे। तो ये हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने ना सिर्फ वो जो 3 खत्म किए गए थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म के, उनको रिवाइव किया, उसके ओवर एंड अबव एक और दे दिया अफसरान को, और जो ग्रेड 1 से 16 के 3 थे पहले, उसमें 2 और ऐड कर दिए। तो ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है, ना कोई ऐसा मौका था। और अगर ये ट्रेडिशन की भी राना साहब बात करते हैं, तो ट्रेडिशन में तो ये भी था कि आप एयरफोर्स 1 के जहाज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं एयरफोर्स 1 के ऊपर। ट्रेडिशन में ये भी था कि वफाकी वुज़रा जो तनख्वाहें लेते हैं, उन बेचारों को क्यों तनख्वाहें काटी गई हैं, उनसे क्यों ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं। इस वक्त ट्रेडिशन कोई रवायत नहीं चल सकती। आप दिवालिया होने की तरफ जाते हैं, आप IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, वहां पर ट्रेडिशन की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर क्या, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने फेडरल मिनिस्टर्स की सैलरी काटी, उससे जो सेविंग हुई बकौल उनके, अगर हुई भी तो वैसे वो भी कर्जा ही था, तो वो आपने ब्यूरोक्रेट्स में बांट दी। ये तो कोई मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रही। सही। शहबाज, मैं आपके पास वापस आता हूँ। एहसान अफजल साहब, ये बताइएगा कि 2022 में तो आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका कामयाब हुआ और आप हुकूमत में आ गए। उस वक्त आपके पास गालिबन ये उज़र हो सकता था कि हम अभी आए हैं, हम ज़रा चीज़ों को देख रहे हैं, इस वजह से डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा सा अब्रप्टली कुछ तब्दील भी हो रहे हैं। अब तो आप आम इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत कायम कर रहे हैं। वर यू नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर अभी रिकनसाइल किया जा रहा है कुछ 2 वुज़रा की शमूलियत को, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और मोहसिन नकवी साहब? कहीं पर खबर आती है कि पंजाब जो है वो उन अफसरान की खिदमात जो है वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है, जो मोहसिन नकवी साहब बतौर सेक्रेटरी दाखिला लाने चाहते हैं, IG इस्लामाबाद के तौर पर लाना चाहते हैं। फिर ECL की कमेटी जो है वो उनका महकमा बनता है, उसकी उसमें उस कमेटी में शामिल नहीं किया जाता। तो ये शहबाज राना भी कुछ चीज़ें, ये कमेटियाँ, ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली? देखें, सबसे पहले तो राइटली सेड, जो ECC की कमेटी होती है उसमें इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और जो अहम फाइनेंस से या तजारत से, ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हमेशा उनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल इंडस्ट्रीज को मिस करना गलत था और अब उसकी करेक्शन की जा रही है। देखिए, बहरहाल आपने जो मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब साहब की बात की, हर रोज मैं भी उन मीटिंग्स में होता हूँ। किसी किस्म का कोई ऐसा कोई तासुर, कोई इंदिया नहीं आता कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेन है या कोई प्रॉब्लम है। बड़ा स्मूथली काम हो रहा है, लेकिन ये मीडिया के ऊपर इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। देखें, बिल्कुल अगर मोहसिन नकवी साहब एक स्पेसिफिक ऑफिसर चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और वही ऑफिसर जो है वो पंजाब समझता है कि वहां उनको जो है वो जरूरत है, तो ये हो जाती हैं ऐसी चीजें। कोई इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। बहरहाल बहुत सारे और भी अच्छे ऑफिसर्स हैं जो अगर वो नहीं तो कोई और जो है वो उधर अपनी जो जगह है वो बना लेगा और वहां फिल इन जो है वो स्पेस हो जाएगी। देखिए, बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास बहुत सारा ECC को वो चेयर कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियली तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ECC के चेयर होते हैं, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और ट्रेडिशनली यही होता रहा है कि FM करते रहे। तो उनके पास पूरी एक स्पेस है, और अगर वो किसी कमेटी के चेयर नहीं भी हैं तो वो उस कमेटी के मेंबर हैं। और जब आप एक कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं तो आपकी उतनी ही से होती है, उतनी ही आवाज उठा सकते हैं जितनी आप चेयर पे उठा सकते हैं, क्योंकि चेयर भी फैसले इंडिपेंडेंटली नहीं करता। चेयर कंसेंसस के साथ फैसले करता है और सबसे पूछ के फैसले करता है।
तो ऐसे नहीं होता कि अगर वो किसी कमेटी को चेयर नहीं कर रहे तो वो इररेलेवेंट हो गए हैं और उनका कोई वजन नहीं होगा बात में। वो एज अ मेंबर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी सही। बात जो है अगर उस दम होगा तो सब उससे एग्री करेंगे। तो ये एक स्मूथ रिलेशनशिप है। कोई अभी कोई दरार या किसी किस्म का इस तरह का मुझे नहीं नजर आया। कम से कम मैं इसकी आपको तस्दीक कर सकता हूं कि थिंग्स आर स्मूथ। बहरहाल वो उनका जो तासुर कायम हो रहा है मीडिया में, ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि तासुर तो यही कायम हो रहा है कि कहीं ना कहीं मसाइल हैं और मसाइल भी बड़े गंभीर हैं और उनकी गंभीरता में इजाफा भी हो रहा है। हुमायूं मोमन साहब, कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होने जा रहा है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन बाइकआउट करने जा रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी एंड वाई डू यू थिंक के इंतखाबात जो हैं उनको फ़िलहाल मुअत्तल हो जाना चाहिए, इसका प्रोसेस अभी जारी नहीं रहना चाहिए? देखिए, इस तरह है कि जो आपका आर्टिकल 60 है ना, वो आर्टिकल 60 आपको बताता है कि जब तक आपकी ये सेनेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो उस वक्त तक आप इसके अंदर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शंस है वो नहीं हो सकते। उसमें लिखा होता है, मतलब बेसिकली है जो 61 है, आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अभी जब आपके तकरीबन 11 मेंबरान केपी के बीच में नहीं आए तो इट इज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। सही। ठीक है, सो दैट मीन्स के इसके इलेक्शंस अगर आप कराएंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, तो उस लिहाज से आप इसके अभी ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते। आप वैसे ही सेनेट बुलवाना चाहते हो आप बुलवा लो, लेकिन आप उसके अंदर ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते हो। और इस वक्त सेनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चेयरमैन और उसका वो पहले दिन आप चेयरमैन और वो नहीं करते तो फिर उसको बुलाने की तुक नहीं बनती। अच्छा, ये बात हम लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन किए। उन्होंने कहा जी पिशावर हाई कोर्ट से आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इससे मिलते जुलते कुछ चीज है। लेकिन हम लोग जो इस वक्त सेक्रेटरी जो सेनेट है, हम उनके पास गए थे और उनको भी हमने ये बताया और उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था टू दी लीगल अफेयर्स को। अब लीगल अफेयर का कहना था कि जी ये तो फिर इंटरप्रिटेशन की डिफरेंसेस आ जाती है। तो दूसरे लफ्जों में, जैसे ट्रेडिशनली ये लोग अभी इंटरप्रेट गलत कर रहे थे ट्रेडिशन को, ये इंटरप्रेट गलत कर रहे थे चीजों को, ये इसी लॉ को भी गलत इंटरप्रेट करते हुए करेंगे। और जैसे पहले पिछले साल में 2-3 मरतबा इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई थी, चाहे वो पिछले साल इन दोनों में हुई थी कि इन्होंने 2 असेंबलीज के इलेक्शंस विद इन 90 डेज नहीं कराते, चाहे वो नेशनल असेंबली है जिसके इन लोगों ने इलेक्शंस विद इन 90 डेज नहीं कराए, चाहे वो सीसीआई की मीटिंग थी जिसमें 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, चाहे वो कुछ भी हो, इन लोगों ने जितनी आइन की धज्जियां उड़ाई है। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ ले, पाकिस्तान में आइन नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक डेकोरेशन पीस पड़ी है जो दूर पड़ी है, जिसको आप देखते हो कहते हो यार कितना खूबसूरत आइन है, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो हम करते हैं तो हमारा मतलब बीच में पूरा नहीं होता। तो ये हम लोगों ने इनको याद दहानी की है कि भाई मेरे, एक दफा फिर आप एक गलत काम करने जा रहे हो, ना करो। ये सॉरी बोलिए। जी हुमायूं साहब मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब, ब्रेक से पहले आपने सुना होगा हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने आइन को डेकोरेशन पीस बना दिया है। आप ये बताइए कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुए बगैर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका इंतखाब हो सकता है, फिर
आप कहते हैं कि सेनेट के जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ उनका इंतखाब नहीं हो सकता क्योंकि ख़वातीन मखसूस नशस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ। चलें, इस बात के ऊपर आपकी लॉजिक तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अब जब सेनेट के अरकान मुकम्मल नहीं हुए, वो सेनेटर जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होना था वो नहीं हो पाए, तो फिर अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो सकता है? व्हाट इज़ द लॉजिक? सबसे पहले तो ये ख़वातीन नशस्तों का फ़ैसला हमने नहीं किया, ये कोई हमारी चॉइस से नहीं हुआ या हमारी मन मर्जी से नहीं हुआ। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश हो सकती थी, लेकिन उसका फ़ैसला अदालत ने किया है। और जिस तरह ये बल्ले का निशान भी कहते हैं, वो हमने नहीं छीना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के साथ इनकी अपनी कोताहियों और गलतियों की वजह से गया है। और दोनों जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है या जो स्पीकर का इलेक्शन था, अब जब मुंतखब हुए हैं पार्लियामेंटेरियन जो हैं जनरल इलेक्शन के बाद, तो एक टाइमलाइन होती है जिसके अंदर ये इलेक्शन होने होते हैं। और कोई अदालती इस तरह का बाइंडिंग फैसला नहीं मौजूद था जो कह रहा था कि ओथ, इस वक्त एक बाइंडिंग फैसला मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट का जो कह रहा है कि आप ओथ लें, तो आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं कि आप उस फैसले की, एक तो आप अपील भी आप लेट की आपने सुप्रीम कोर्ट में बहुत वक्त जाया करने के बाद, और फिर उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तो ये फर्क है। उस वक्त कोई इस तरह का अदालती फैसला भी नहीं था और एक प्रोसेस चल रहा था कि जो है रिजर्व सीट्स का क्या होना है, लेकिन आईनी तौर पे जो टाइमलाइन थी वो फॉलो होनी थी। अभी भी मैं समझता हूं कि ये जो इनका फैसला है पीटीआई का, और जो जिस तरह गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम लड़ेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे, तो बात ये किससे लड़ेंगे? अदालती फैसलों से आप लड़ेंगे। अदालती फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए, और ये इलेक्शन कब होना है ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये भी हमारा काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है, ये किसी और जमात का फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है, जो कि आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदालत। सही। हुमायूं मोहम्मद साहब, आज जो है वो साबिक सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकास मलिक एडवोकेट साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो रियासत मुखालिफ एजेंडा जो है उन्होंने अपनाया है, दीगर जजेस को उन्होंने साथ मिला लिया है। डू यू एग्री कि वाकई मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से जो शिकायत है ये इंडिजिनस है, ओरिजिनल है? आपको लगता है कि उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त है? मुझे समझ नहीं आती कि इसके अंदर रियासत मुखालिफ क्या चीज़ है। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि इसमें रियासत मुखालिफ क्या चीज़ है। उन्होंने दो तीन बातें हाईलाइट की हैं। वो हाईलाइट ये थी कि उनके कमरों के अंदर, घरों के अंदर, बेडरूम के अंदर कैमरे हैं। अब इसको पॉइंट आउट करने का मतलब क्या रियासत के खिलाफ बात करना है? उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि उन लोगों के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे, मतलब हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ है या इसके खिलाफ है। और बाय द वे, जुडिशरी जो है ना, वो रियासत का सबसे इम्पोर्टेंट सतून है। बल्कि इनफैक्ट इस जुडिशरी के ऊपर रियासत कायम होती है। अगर आप जुडिशरी हटा दो तो रियासत खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर जंगल का अंधा कानून, माइट इज राइट, स्टार्ट हो जाता है, जो कि शायद लोगों को पसंद है। तो जुडिशरी इज द सेंट्रल पिलर ऑफ रियासत। अब जुडिशरी कहती है कि हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है कि हम फैसले ऐसे करें कि जो कि गलत है। अच्छा, उसको अगर हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि आजकल लोग क्या बता रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि ये जो तोशा खाना और पिछले एक साल के अंदर अंदर जो भी है, इवन राना सनाउल्लाह साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे स्टॉन्च ऑपोजिशन वालों में से एक है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो जितने भी केसेस हैं ये गलत हैं। और अगर कोई ऑनेस्ट और ईमानदार और मेरिट पे फैसले करने वाला अगर कोई जज हो, ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहते हैं अगर कोई ऑनेस्ट जज हो, मतलब ये है कि ज्यादा जज वो कहते हैं ऑनेस्ट नहीं है। तो अगर कोई ऑनेस्ट जज हो और मेरिट पे फैसला करेगा तो इनमें से एक केस भी नहीं ठहरेगा। हमने देखा ये केस किस तरीके से रन कर रहे थे। फिर दूसरे
मैं हमारे अपने ऑनरेबल एक सेनेटर हैं, सेनेटर अफनान, उन्होंने भी जावेद लतीफ साहब की जो बात थी उसको एंडोर्स करते हुए कहा है कि इन लोगों के पास तो मैंडेट मिला ही नहीं था और इनको मैंडेट दिलाया गया है। मतलब उन जावेद लतीफ और अफनानुल्लाह और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्राइम को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। और क्राइम क्या है कि इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मैंडेट चुराया हुआ है, ये उन लोगों ने सही। किया। अच्छा, मुझे इस पे जरा जवाब लेने दें। राना एहसान अफजल साहब, ये बताएं कि माजी में भी नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसका इजहार करते रहे। ये जावेद लतीफ़ साहब वाला मामला, चंद दीगर लोग, सेनेटर किरमानी साहब, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आपके फैसलाबाद से ही बड़े अहम रहनुमा हैं, पंजाब के सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। पार्टी उनके बयानात को ओन कर रही है, काउंटर नहीं करना चाह रही। पॉलिसी आप लोगों की है क्या, जो बात वो कह रहे हैं क्या उसको पार्टी पॉलिसी समझा जाए? ये देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। पार्टी पॉलिसी तो क्लियर है कि पार्टी वफाक में भी एक कोalition सेटअप में हुकूमत कर रही है और पंजाब में भी हुकूमत कर रही है। और पार्टी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट चला रही है पार्टी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके सामने, ये उनकी इंडिविजुअल राय है, उनके ओपिनियन है जो वो एक अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर दे रहे हैं। पार्टी पॉलिसी वो बयान नहीं कर रहे, जिससे रोका भी नहीं जा रहा। जी, जिससे रोका भी नहीं जा रहा। पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि आप इस किस्म के बयानात मत दें, ये मत कहें कि हमारा अपना मैंडेट जो है वो गालिबन जाली है या खोखला है या उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। ये तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस तरह से बात की है। अब उसको जो मर्जी इंटरप्रेट किया जाए वो अलग बात है, लेकिन ये वो पार्टी पॉलिसी का बयान नहीं वो दे रहे, अपनी इंडिविजुअल राय दे रहे हैं, और ना ये पार्टी पॉलिसी बयान कर रहे हैं और ना ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। सही। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। राना एहसान अफजल साहब आपका, सेनेटर अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज राना भी मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि अब ईद का मौका है और ईद के मौके के ऊपर अगले 2-4 दिन आपको पता है कि जो सियासी मामलात हैं वो कदरे ठंडे पड़ जाते हैं, उस तरीके से गर्मा गर्मी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त वो चिंगारी मौजूद है कि लगता यह है कि ईद के बाद ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान करते हुए नज़र आ रही है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हलचल वो किस हद तक जो है वो मचती है और उसको डाई डाउन करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए क्या हुकूमत एफर्ट करती है। ये जो इत्तेहाद बन रहा है अपोजिशन जमातों का, उनको अप्रोच किया जाता है, ये देखना होगा इन द टाइम्स टू कम। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।